भागूंगा। कुछ पल और आगे जाते ही उसने साइकिल एक पतली सी पगडंडी पर डाल दी। उसके साइड से मैंने देखा तो पास एक गांव दिखाई दिया। सरप्राइजिंगली वो पगडंडी सड़क से ज्यादा स्मूथ थी, तो मेरी तकलीफ थोड़ी कम हो गई। लेकिन वो पास में दिखने वाला गांव दूर ही होता जा रहा था। मतलब जो मैं सोच रहा था कि हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, हमें कोई 20 मिनट लगे। अब तक साइकिल पर बैठे बैठे मैंने अपनी दोनों लातें पूरी तरह से खोल दी थी कि गांड लगी रही है तो पूरी खोल ही दो। और इस हालत में हमने गांव में एंटर किया। एंटर करते ही गांव के दो कुत्ते मेरी टांग खाने की कोशिश करते हुए और भौंकते हुए हमारे पीछे भाग रहे थे। तभी दो बच्चों ने उन्हें मार कर साइड किया। थोड़ा आगे बढ़ते ही गांव के लोग मुझे एक एलियन की तरह देखने लगे और साइकिल कच्चे पक्के घरों को क्रॉस करती हुई थोड़ी देर में एक अच्छे से बड़े घर के सामने जाकर रोक दी। फिर उसने उतरने का इशारा किया। अपनी पहाड़ सी हो गई कांड को संभालते हुए मैं नीचे उतरा ही था कि कोई 5-6 लोग आसपास इकट्ठे हो गए। मेरे दोस्त ने, अब दोस्त इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था और वही लग रहा था जो यहाँ दोस्ती के लायक है। मेरे दोस्त ने साइकिल साइड की दीवार से लगाई ही थी कि एक आदमी ने उससे आकर जोर जोर से बातें करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे और 10 लोग भी आ गए। घर में से कुछ लड़कियां, औरतें और बच्चे भी बाहर आ गए और कुछ ही मिनटों में गांव का एक बड़ा सा मिक्स क्राउड वहां आके खड़ा हो गया। वो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे और इतने में मैं घर की तरफ देखता हूँ। देखकर मुझे समझ आया कि वो आसपास का सबसे बड़ा घर था और काफी पक्के टाइप का बना हुआ था और काफी सारा वुडवर्क भी किया हुआ था। घर की बड़ी सी खिड़की से अंदर झांका तो एक छोटा सा आंगन भी बीच में दिखाई दिया। तो हो ना हो मेरा दोस्त काफी अमीर टाइप का था। वहां खड़ी भीड़ के एटीट्यूड से तो मुझे लग ही गया था कि वो लोग मुझे यहाँ नहीं चाहते और मेरा दोस्त उन्हें कन्विंस कर रहा था कि ही इज नो प्रॉब्लम। फिर एक आदमी मेरे पास आया और पूछने लगा, यू वेयर सिटी? मैंने बॉम्बे बोला। वो फिर बोल उठा, कास्ट? मैंने कहा सिख। उसने भी सिख? मैंने कहा सरदार। मैं कटसट हूं तो उसे मेरी बात पर विश्वास सा ना हुआ या उसे शायद समझ में नहीं आया। दिलेर मेहंदी का गाना बहुत फेमस हुआ और मैंने कहीं पढ़ा था कि साउथ में भी उसका गाना बहुत फेमस हुआ, तुनक 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 तुनक। मुझे दिलेर मेहंदी की तरह डांस करते हुए मैं तुनक तुनक कर रहा था और मुझे डांस करते और तुनक तुनक करते देख शायद उसे समझ आ गया। फिर उसने हाथ से इशारा किया और मेरा डांस बंद हो गया। यू वाई हेयर? मैंने कहा। ट्रैवल? उसे फिर समझ में नहीं आया। मैंने फिर कोशिश करी। घूमना फिरना, छुक छुक, ट्रेन, इंडिया, ट्रैवल, देखना। मेरी पीठ पे बैकपैक और मैं अपनी दर्द करती हुई गांड को कंट्रोल करता हुआ इशारों से उसे समझा रहा था और सब लोग मुझे अजीब सी हरकतें करते हुए देख रहे थे। तब मुझे वहां रोहित शेट्टी की गोलमाल फिल्म के तुषार कपूर जैसा फील हुआ। उसकी कुछ जबान नहीं होती थी और वो इशारों से ही डांस कर रहा होता था और सब हंस रहे होते थे। लेकिन मेरा ये सीन कॉमेडी का ना होकर कांड फाड़ू थ्रिलर हो चुका था। फिर सब लोगों की नजरों को देखता हुआ मैंने अपने इशारे रोक लिए। थोड़ी देर तक साइलेंस हो गया। फिर सब कुत्तों की तरह हंसने लगे। मेरी भी शोले के कालिए की तरह थोड़ी सी हंसी निकल ही गई। फिर उन सब में से एक आगे आया जो शायद उनका मुखिया टाइप का था, जो हंस भी नहीं रहा था। उसने जोर जोर से तेलुगु में कुछ कहा। पास में बैठे कुत्ते भी वहां से भाग गए। मेरे पास खड़े होकर मेरे दोस्त ने उसे कुछ स्लो स्लो बोला। फिर मुखिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नेचुरली लाल थी तो मेरी फटी हुई गांड उसको देखकर टोटली बंद ही हो गई। उस मुखिया ने फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, यू नाइट स्टे मॉर्निंग पा। और मैंने हाँ में सिर हिलाया और बोला, यस यस आई वन नाइट स्टैंड ओनली टुमारो गो गो। वो फिर जोर जोर से तेलुगु में कुछ बोला। मेरे दोस्त ने फिर मुझे समझाया, तुम किसी घर में नहीं जाएगी, स्लीप आउट नो इन। उस मुखिया के कुछ कहने पर घर के अंदर से फटाफट एक चारपाई आ गई। उस चारपाई को इशारा करते हुए वो फिर कुछ बोला और वहां से सबको लेकर चला गया। मेरे दोस्त ने इशारा करते हुए मुझे चारपाई पे बैठने के लिए बोला। मैंने अपना बैकपैक साइड पर रखा और चारपाई की तरफ कदम बढ़ाया। मेरा बैठने का अभी भी कोई मन नहीं था क्योंकि गांड में अभी भी करंट सा दौड़ रहा था। लेकिन उसकी रिक्वेस्ट पर मैं स्लोली स्लोली
चारपाई पर बैठ ही गया। उसने आवाज लगाई और अंदर से उसकी वाइफ मेरे लिए छाछ लेकर आ गई। मेरा दोस्त साथ में बैठकर मेरे साथ छाछ पीने लगा। मैंने अपनी जिंदगी में काफी जगह पर छाछ पी थी, लेकिन इस छाछ में तो अलग ही टेस्ट था। क्या फ्लेवर थे। मेरी पूरी आत्मा तृप्त हो गई और थोड़ी सी टेंशन कम हो गई। छाछ खत्म कर कर मुझे कुछ रिलैक्सेशन फील हुआ, क्योंकि जब से मैं स्टेशन पर उतरा था मेरी जिंदगी बुमराह और मेलकम मार्शल की फास्ट बॉलिंग की तरह मेडन ओवर पे ओवर डाल रही थी। मेरा बैट उठ ही नहीं पा रहा था। इतने में कुछ छोटे बच्चे वहां आ गए और मेरे को देखकर हंसने लगे। फिर मेरे दोस्त की वाइफ के साथ कुछ और लड़कियां भी आ गई और मेरे दोस्त से हंस हंस कर मेरी तरफ इशारे कर कर बात करने लगे। अभी तक मैं बस स्माइल कर रहा था और सर हिला रहा था और साथ खड़े बच्चों के साथ कुछ कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा था, जिसे देख वो और ज्यादा हंसने लगते थे। बस इसी तरह से पूरा दिन निकल गया। दोस्त ने गांव का चक्कर लगवाया, इधर उधर कुछ गांव का खाना खिलाया और फिर रात के 7 बज गए और उनका डिनर टाइम हो गया। फिर उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाकर अपने घर का खाना खिलाया। क्या खाना था। फिश, मटन, राइस, फ्लेवर्स ही फ्लेवर्स। अब मुझे इस गांव में मज़ा आने लगा था। फिर सोचा अगले दिन किसी तरह से उस मुखिया से मिलकर यहाँ कुछ दिन रह लूं। लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। खाने के बाद मेरे दोस्त ने बताया कि सुबह 5 बजे हैदराबाद के लिए एक ट्रेन आएगी, वहाँ से मैं ट्रेन चेंज कर सकता हूँ। दोस्त के साथ यूं ही बात करते करते 1 घंटा और बीत गया, जिसमें हम दोनों को एक दूसरे की घंटा बातें समझ आ रही थी। लेकिन हम दोनों में एक रिलेशन डेवलप हो गया था। उससे मुझे एक अलग ही टाइप का सुकून मिल रहा था। फिर मुझे चादर तकिया देकर वो भी अंदर सोने चला गया। रात में खुले आसमान के नीचे एक अजीब सा नशा मिल रहा था। ताज़ी हवा के झोंके, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और यहाँ वहाँ जुगनू टिमटिमाते हुए उड़ रहे थे। अंधेरे की वजह से आसमान बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। दूर दूर तक के तारे और सितारे सब अपनी लाइट से जैसे मुझे एक पोएम सी कह रहे हो। और इस खामोशी की सुंदरता में अगर ओल्ड मॉन्क साथ होती तो आत्मा ही तृप्त हो जाती। लेकिन फिर भी मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। मेरी आंख खुली तो मेरा दोस्त मुझे जोर जोर से हिलाकर उठा रहा था। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींचकर मुझे घर के अंदर ले गया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और फिर हम एक खिड़की के साइड पर बैठ गए। मैं अभी भी सिचुएशन समझ नहीं सका था। फिर 2 गोलियों की आवाज आई तो मेरी फटी। मेरा दोस्त अभी भी खिड़की के छोटे से स्पेस में से बाहर देख रहा था। मैंने भी साथ वाली खिड़की के छेद से बाहर देखना शुरू कर दिया। फिर मेरा ध्यान कमरे की तरफ गया तो देखा दोस्त का परिवार एक कोने में आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और उसकी पत्नी और बाकी की लड़कियां मुझे देखकर दबी हंसी हंस रही थी। फिर मैं साथ वाली खिड़की की छेद में से बाहर देखने लगा। बाहर अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा था। बस बाहर पड़ा बिस्तर और मेरा बैकपैक समझ में आ रहा था। फिर अंधेरे में मुझे कोई 5-6 साए से हिलते दिखे। फिर एक साए ने हवा में कोई फायर किया तो उसकी रोशनी में मुझे वो सब नक्सल दिखाई दिए। अब आंखें अंधेरे में एडजस्ट हो गई तो धीरे धीरे सब दिख रहा था। फिर एक नक्सल ने फायर किया और कुछ जोर जोर से बोला। ऐसे लग रहा था कि वो लोग वहाँ वैसे ही घूमने फिरने आए हैं, कोई ऐसा एम टाइप नहीं था उन लोगों का। इतने में एक नक्सल मेरे दोस्त के घर के पास आ गया। इससे पहले कुछ होता, उन नक्सल्स में कुछ हड़बड़ी सी होने लगी। दोस्त के घर के बाहर खड़े नक्सल ने मेरा बैग देखा। इतने में बाकी के नक्सल कहीं से साइकिल उठा के ले आए और 3 साइकिलों पर वो बैठ कर निकलने लगे। तो उस एक आधे दिमाग वाले ने मेरा बैकपैक उठा लिया और चलता बना। उनके जाने के कोई 5-10 मिनट के बाद वहां से आर्मी के कुछ जवान गश्त लगाते हुए गाँव में घुस गए। फिर मेरे दोस्त के फेस पर स्माइल आई। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था और अपने दोस्त का मुस्कुराता चेहरा भी, कि तभी उसकी स्माइल मैजिकली गायब होने लगी और उसकी नज़र मेरे पीछे की तरफ गई। मैंने टेढ़ी आंखों से देखा तो एक राइफल के 2 छेद मेरी तरफ मुंह करते दिखे। उस दुनाली के छेदों में मुझे अंधकार दिखने लगा और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता मेरे दोस्त ने मेरा मुंह बंद कर दिया।
बाहर आर्मी गश्त लगाकर चली गई और मुझे पता लगा कि 3 नक्सल पिछले दरवाजे से अंदर आ गए। फिर मेरे दोस्त और नक्सल के बीच में कुछ बातें शुरू हो गई, तो वो नक्सल कुछ पीछे की तरफ इशारे कर रहे थे। आर्मी से भागते वक्त शायद उनकी साइकिल पंक्चर हो गई थी, तो वो पीछे से घर में घुस गए और अनचाहे में मैं उन्हें दिख गया। अब मेरे दोस्त और उन नक्सल्स के बीच में वो सब बातें हो रही थी जो मैं पहले भी देख और सुन चुका था। तेलुगु समझ तो नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे इशारों से सब पता लग गया था कि वो क्या बातें हो रही हैं। जो पहले गांव वाले बोल रहे थे अब वही रिपीट मोड पर आ गया था। बस फर्क ये था कि अब मेरे सिर पर दुनाली रखी हुई थी। आर्मी वाले जा चुके थे तो अब नक्सल्स को कोई डर नहीं था। फिर मुझे मुर्गा टाइप बनाकर एक कोने में बिठा दिया और बार बार अपनी बंदूक दिखा रहे थे कि तभी गांव का मुखिया वहां आ गया और वो भी उनकी बातों में ज्वाइन हो गया। अब मेरे सामने शायद मुझे मारे या जाने दे पर बहस हो रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था और वहां बैठे बैठे मेरा सुबह की कांड का दर्द बढ़ गया था। फिर कोई 15 साल का लड़का भागता हुआ आया और जल्दी से दरवाजे और लाइट्स बंद कर दी और नक्सल ने मेरे मुंह के अंदर उस दुनाली का मुंह डाल दिया। ये मेरी जिंदगी का वो फ्रेंच किस था जिसमें लिपस्टिक की जगह उस दुनाली से मरी हुई आत्माओं का टेस्ट आ रहा था। कुछ मिनटों में आर्मी के कुछ और जवान जीप में भर के गाँव के अंदर आ गए, लेकिन गाँव में मामला कुछ ठंडा टाइप था, जैसे ये वहाँ रोज का काम है। बट मेरे दोस्त के घर में सिचुएशन किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। आर्मी की जीप जाने के कुछ पल के बाद नक्सल ने कुछ बोला और दुनाली मेरे ऊपर से हट गई। फिर मुखिया ने कुछ कहा, फिर मेरे दोस्त ने तुनक तुनक करके कुछ बोला। फिर नक्सल ने मेरी तरफ देखा और स्माइल की। उसने फिर मेरे दोस्त को कुछ कहा और उसने मुझे ट्रांसलेट किया, यू सिंग तुनक तुनक, ही लाइक दैट सॉन्ग। मैंने एक दबी स्माइल की और खड़ा हो गया। फिर मैं दिलेर मेहंदी की तरह तुनक तुनक गाना गाने और नाचने लगा। वहां बैठे नक्सल्स मुझे देखकर हंसे जा रहे थे और शायद एंजॉय भी कर रहे थे। इतनी देर में साइकिल की घंटी बजी और बाहर 2 साइकिल्स आ गए। एक नक्सल ने मेरी पीठ थपथपाई और फिर सबको अलविदा किया और साइकिल लेकर निकल गए। सब कुछ ठंडा हो गया था। मुखिया अपने घर चला गया और दोस्त ने मुझे घर के अंदर ही एक बिस्तर लगाकर दे दिया। मेरा पैसा और एटीएम कार्ड सब बैकपैक में था और वो भी गायब हो गया था। ये सोचते सोचते कि सुबह से मेरी गांड ही लगी जा रही है, किसी तरह से मैं फिर से सो गया और सुबह कोई 4 बजे पूरे गांव के साथ उठ गया था। मेरा दोस्त मेरे पास चाय लेकर आया और साथ में कुछ होममेड स्नैक्स भी था। मैंने चाय पी और वो फिर तैयार होकर अपनी साइकिल लेकर आ गया। मैंने सबको अपने स्टाइल में थैंक यू किया और अपनी लातों को खोल कान भरवाने के लिए फिर से साइकिल पर बैठ गया। लेकिन अब मेरा प्यारा बैकपैक मेरे साथ नहीं था। उसने हम दोनों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे बचाने के लिए वो अपनी राह चल पड़ा। इस बार गांव के कुत्ते मेरे पीछे नहीं पड़े और आधे घंटे में हम स्टेशन पहुंच गए। मुझे देखकर स्टेशन मास्टर वहां आया और स्माइल करते हुए हेलो किया। मैंने भी स्माइल किया। मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो टिकट तो लेनी नहीं थी, बस अब ट्रेन के आने की वेट हो रही थी। इतने में मेरा दोस्त टिकट खिड़की से मेरे लिए टिकट ले आया और टिकट के साथ 300 रुपये मुझे देने लगा। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना। ऐसे ही वहाँ बातें करते हुए टाइम बीत गया और ट्रेन आ गई। फिर मैंने स्टेशन का फ़ोन नंबर लिया और दोस्त को हक करने के बाद ट्रेन पर चढ़ गया और हैदराबाद पहुँच गया। हैदराबाद पहुंचकर अपने बैंक से कुछ पैसे निकाले और कुछ कपड़े लिए। फिर स्टेशन गया और कलकत्ता के ट्रेन की टिकट ली वाया हनुमानगढ़ स्टेशन। 2 दिन बाद मेरी ट्रेन थी और ट्रेन लेने से पहले हनुमानगढ़ स्टेशन पर मैंने फ़ोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ। पता नहीं उस स्टेशन मास्टर को समझ आया या नहीं, बट आई हैड नो चॉइस। हनुमानगढ़ पहुंचकर मेरा दोस्त वहीं मिला, तो मैंने उसे जोर से हक किया और जबरदस्ती उसके पैसे वापस दिए और कुछ गिफ्ट्स जो उसके घर के लिए मैंने लिए थे। लेकिन उसके पास मेरे लिए भी कुछ सरप्राइज था। वो स्टेशन के कमरे में गया और मेरा बैकपैक उठा लाया। बैकपैक देखते ही मुझे अपना पार्टनर मिल गया। मैंने अपना बैकपैक लिया और स्टेशन मास्टर और फ्रेंड को हक किया और चलती ट्रेन पर चढ़ गया। जब तक हम आंखों से ओझल नहीं हो गए, मैं उन दोनों को टाटा करता रहा। फिर मैंने बैकपैक चेक किया तो मेरा सब कुछ वैसे ही था, कुछ भी मिसिंग नहीं था। इस बैकपैक और मेरा कुछ 5 साल से ऊपर का साथ था और अब उस नक्सलाइट्स के सब ठिकाने इसे मालूम थे जो आर्मी को भी नहीं पता थे। लेकिन हमारा सफर अभी बाकी था।
थोड़ी देर बाद मैंने बैकपैक के साइड का जिपर टॉवल निकालने के लिए खोला तो मेरे टॉवल में मेरे फ्रेंड की सिस्टर की फोटो थी। उसके पीछे तेलुगु में कुछ लिखा था और लिपस्टिक से किस का निशान बना हुआ था। मेरे फ्रेंड की बहन को पिक्चरों का बहुत शौक था। वो शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन थी। जब मैंने उसे बताया कि मैं बॉम्बे से हूं तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। फिर मेरी ट्रेन आगे बढ़ गई और उसकी बहन तेलुगु इंडस्ट्री की बहुत बड़ी स्टार एक्ट्रेस है। लेकिन मेरा अभी इस ट्रेन पर सफ़र बाकी था। टिकट तो मैंने ले ली थी, मंजिल तय नहीं की थी।